शर्जील इमाम और उमर खालिद ने माना है कि वो बयान उन्हीं का है और इसके लिए एफएसएल रिपोर्ट लगी है। एफएसएल रिपोर्ट में पाया गया है कि वो व्यक्ति, वो घटना, वो वीडियो बिल्कुल ही सही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर 10 लाख लोग हमसे मिल जाए तो हम पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, 7 सिस्टर को काट के अलग कर देंगे और दिल्ली में दंगा उत्पन्न कर सकते हैं। ये उन तमाम रेडिकलाइज्ड लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सोच रहे थे कि लेटर लिखकर या अपने लेटर हेड पे कुछ दे देंगे और यहाँ की कंट्री उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा स्वीकार होने वाला नहीं है इस देश में। जिस दिन मेयर बनते हैं उसके अगले दिन कन्वर्जन के लिए अपना पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मुस्लिम धर्म में। ऐसे लोग भारत को नसीहत ना दें। नसीहत देना है तो सबसे पहले अपने देश में ट्रंप को नसीहत दें, वेनेजुएला के माध्यम से। वहां पे धर्म के आधार पर देश को बना दिए हैं और वो कहते हैं कि हम पर्टिकुलर इस धर्म की कंट्रीज हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कहता है कि हम सेकुलर कंट्रीज है। यहाँ में इस संविधान में यहाँ पर गलती हुई है। भारत को भी कहना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी एक साथ रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली आपको कहना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद का जो बेल का जो पिटीशन था उसको मना कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों को ही अब बेल नहीं मिलेगी। और इससे कुछ ही समय पहले एक लेटर बाहर आता है जिसमें जोहरान ममदानी जो 7 समंदर दूर अमेरिका में बैठा हुआ है वो लेटर लिखता है किसको? वो कहता है उस लेटर में कि वी आर थिंकिंग अबाउट यू, शर्जील इमाम और उमर खालिद के बारे में। तो ऐसा कौन सा प्रेम है? इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ काफ़ी सारे वकील हैं जिनसे हमने समय लिया और हमने जानने का प्रयास किया कि किस बेस पे इनके बेल प्ली को डिनाई कर दिया गया है और क्या प्रेम है जोहरान ममदानी का 7 समंदर दूर। ये दोनों ही चीजें समझना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए सर, आप वहां कोर्ट हियरिंग में थे, आपने बताया मुझे जी, तो क्या हो रहा था अंदर कोर्ट में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ममदानी के मुंह पर एक कड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है और इसलिए भी मारा है क्योंकि जब हमारा प्रियम्बल की शुरुआत होती है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। तो जो सोवरेन कंट्री है, जो खुद में संप्रभु है, वो किसी भी देश का दबाव कहीं से नहीं झेलेगा और अगर जमानत देने के ग्राउंड रहेगा तो जमानत देगा और नहीं ग्राउंड रहेगा तो जमानत नहीं दी जाएगी। चाहे ये अमेरिका चले जाए, चाहे लंदन चले जाए, चाहे राहुल गांधी इनके लिए कहीं ब्रिटिश में सभा कर लें, इनको जमानत नहीं मिलेगी। दूसरा चीज, मैं लीगल पॉइंट पे आऊंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनते हुए माना कि जो 7 लोग हैं, 5 लोगों के ऊपर क्राइम बनता है लेकिन लेस क्राइम बनता है और जो 2 लोग हैं उनके ऊपर सीरियस क्राइम बनता है। और प्राइमा फेसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो पूरा केस है उसको देखकर लग रहा है कि ये लोग दंगे में इन्वॉल्व हैं और इन्हीं को 100 बड़े बयान देने की वजह से, भड़काऊ बयान देने की वजह से 49 से ज्यादा लोग मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनको हम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इनका राइट टू ट्रायल जो है, फेयर ट्रायल, जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड है, उसमें इनका ट्रायल नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम में देश में दंगा भड़काएंगे उनको कहीं से भी छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। आपने कहा सर छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। ट्विटर पे कुछ बहुत सारे लेफ्टिस्ट प्रेमी हैं, वो खड़े होकर के सोचते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों ही एक नौजवान लड़के हैं, स्टूडेंट लीडर हैं और उनको इस वक्त की जो सरकार है उन्होंने शुरुआत से फंसाने का प्रयास किया है। 5 साल से उनको बिना मतलब में जेल में रखा हुआ है। बेचारे नए लड़के, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसे रिलबाजों को मैं बताना चाहता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर शर्जील इमाम और उमर खालिद ने माना है कि वो बयान उन्हीं का है और इसके लिए एफएसएल रिपोर्ट लगी है। एफएसएल रिपोर्ट में पाया गया है कि वो व्यक्ति, वो घटना, वो वीडियो बिल्कुल ही सही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर 10 लाख लोग हमसे मिल जाए तो हम पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, 7 सिस्टर को काट के अलग कर देंगे और दिल्ली में दंगा उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो यहाँ पे ग्राउंड था बेल का, वो ग्राउंड ये था कि हमारे बयान की वजह से दंगा नहीं भड़का है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इनके बयान में ऐसा प्राइमा फेसी देखा जा सकता है जिसकी वजह से दंगा भड़का है और उसी दंगे के भड़कने वजह से इतने लोगों की जानें गई हैं। दूसरा चीज, जब आर्टिकल 21 के बारे में इस पर डिस्कस हो रहा था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। यूएपीए के कानून में मे भी पॉसिबल कि ये षड्यंत्र न किए हों, मे भी पॉसिबल कि इनके बयान से कोई मरा ना हो, लेकिन यूएपीए के कानून में भी ये कहता है कि अगर किसी के बयान से शांति भी भंग हुई है तो वो यूएपीए के अंदर कन्विक्ट माना जाना चाहिए। और ट्रायल अभी चल रहा है। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है विद इन 1 ईयर जो स्टार विटनेस है उनकी पूरी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करे और अगर नहीं करता है तो फिर ये बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा सर। एक तरफ तो हम जितने भी इंडियंस हैं हम सोचते हैं कि भारत हमेशा संप्रभुता भरा राष्ट्र रहे,
कोई भी हमारा राज्य अलग ना हो, हम हमेशा उसी कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो इस प्रकार के बयान देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में आकर के बेल फाइल करने की हिम्मत रखते हैं? जी देखिए, यही इस देश की खूबसूरती है। यहाँ पे जब अजमल कसाब ने 2001 में आतंकवादी हमला किया यहाँ के संसद पे, उसको भी फेयर ट्रायल का चांस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। याकूब मेनन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फेयर ट्रायल दिया। उसके बाद अजमल कसाब जो कि वीडियो में दिख रहा था, जिसके लिए पूरे देश की जनता कह रही कि इसको खड़े करके गोली मार देना चाहिए, उसको भी फेयर ट्रायल देने का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। पूरी ट्रायल हुई, तब उनकी फांसी हुई। और इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहना था कि कोई भी देश अगर ये समझ रहा है या दो चार सांसद ये समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बना देंगे, तो हम किसी दबाव में आने वाले नहीं है। इंडिया इज ए सॉवरिन कंट्री और इस देश में किसी भी दूसरे देश की संप्रभुता हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम 1947 से आज़ाद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन तमाम रेडिकलाइज लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सोच रहे थे कि लेटर लिखकर या अपने लेटर हेड पे कुछ दे देंगे और यहाँ की कंट्री उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा स्वीकार होने वाला नहीं है इस देश में। ज़ोहरान ममदानी जी को लेकर के क्या कहेंगे आप? 7 समंदर दूर बैठे हैं, मेयर का शपथ लेते हैं, उनके बाद उनकी चिट्ठी आ जाती है दुनिया के सामने में कि वो इनके लिए उमर खालिद के लिए लिख रहे हैं कि वी आर थिंकिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। वहां बैठा आदमी यहाँ के बारे में क्यों इतना प्रेम करने लग गया, इतना क्यों सोचने लग गया? देखिए, ये रेडिकलाइज्ड मुस्लिम है, इनका काम है सिर्फ दंगा भड़काना, मुस्लिमों के अंदर ऐसी सोच पैदा करना जिससे कि उसे अनसेफ लगे भारत के अंदर। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और सेकुलरिज्म यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट किया गया स्पेसिफिकली। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर आज 2 करोड़ जो मुस्लिम आज़ादी के समय थे वो 25 करोड़ हो गए। जबकि भारत का विभाजन जो हुआ है वो धार्मिक आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम का विभाजन हुआ था, ना कि कोई सीमा का विभाजन हुआ था। आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो गए, हमने कुछ नहीं किया। इंडिया में यहाँ पर 25 करोड़ मुस्लिम हो गए। हम इस देश के संविधान को देखते हैं कि ऐसा बना है कि माइनॉरिटीज के राइट अंडर आर्टिकल 25 से लेकर अंडर आर्टिकल 30 ये भारत का ही संविधान है जो दिया गया है। तो ऐसे रेडिकलाइज मुस्लिम जो वहाँ से बैठकर कुरान की शपथ लेते हैं, संसद और सीनेट में नहीं किसी पब्लिक प्लेस में शपथ लेते हैं, और जिस दिन मेयर बनते हैं उसके अगले दिन कन्वर्जन के लिए अपना पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मुस्लिम धर्म में, ऐसे लोग भारत को नसीहत ना दें। नसीहत देना है तो सबसे पहले अपने देश में ट्रंप को नसीहत दें वेनेजुएला के माध्यम से, और यहां पर नसीहत देने की जरूरत नहीं, उनकी कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। ममदानी इतना बड़बोलापन है कि इसने गुजरात के गोधरा कांड के ऊपर भी बोला, इसने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बोला, और भारत के लिए हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता है। आज भारत का मुस्लिम भारत में शांति के तरीके से रहना चाहता है, लेकिन बार बार ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि एशिया में एक देश जो सबसे ज्यादा तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है वो भारत है। अगर यहाँ पर कोई आंतरिक गतिविधि नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आएगा जब भारत की इकोनॉमिक पहले नंबर की इकोनॉमिक बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा साहब, बार बार ही इनको फंसाने की कोशिश क्यों? आपने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है और ये लोग उनको भड़काने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई ऐसे लेफ्टिस्ट लीडर हैं या फिर कई ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं वो खड़े होकर के कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है और इसलिए उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लड़कों की हमें आवश्यकता है। देखिए, मैं उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर इस देश से प्रेम नहीं है तो उन्हें अभी भी समय है इस देश से निकलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। यहां पर सभी मुस्लिमों को पूरा अधिकार दिया गया है जो संविधान के आधार पर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, आप भारत जैसे देश में ही रह के अपना अलग से वक्फ बोर्ड चला सकते हैं, अपने अलग से कॉलेज और एजुकेशन चला सकते हैं, अपने अलग से प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर सकते हैं, और किसी देश में बता दीजिए हिंदुओं को या क्रिश्चियन को, जो 54 मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें इतने अधिकार मिले हों, कहीं भी नहीं मिला है। बांग्लादेश में हम खत्म हो गए, पाकिस्तान में हम खत्म हो गए, 54 मुस्लिम कंट्रीज में हिंदुओं और माइनॉरिटीज के लिए कोई राइट नहीं है। वहां पे धर्म के आधार पर देश को बना दिए हैं और वो कहते हैं कि हम पर्टिकुलर इस धर्म की कंट्रीज हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कहता है कि हम सेकुलर कंट्रीज है। यहां में इस संविधान में यहां पर गलती हुई है। भारत को भी कहना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी एक साथ रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली आपको कहना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा सर, ये जो दोनों के दोनों बोल रहे हैं, शर्जिल इमाम और उनके जो वकील हैं वो खड़े होकर के बोल रहे हैं कि इनका 5 साल से फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, तो उस चीज के ऊपर क्या कहेंगे? 5 साल से क्यों इनके ट्रायल? उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया है कि अंडर आर्टिकल 21 आप ट्रायल के नाम पर ट्रंप कार्ड नहीं खेल सकते हैं। और ट्रायल नहीं हुआ है, इसमें उन्होंने स्टेट की सरकार को और कहीं न कहीं ट्रायल कोर्ट के जजेस को भी देखा है और उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट कंसर्निंग है, इसे नोट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने
आदेश दिया है कि 1 साल के अंदर ये ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। और अगर जो 5 लोगों को जमानत भी मिली है, उन्हें सशर्त जमानत मिली है। अगर 12 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को अभी उल्लंघन किया तो उनको जमानत को उनको कैंसिल करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को दे दिया है। तो ऐसे लोग मीडिया में जाके स्पीच भी नहीं दे सकते, कोई रैली भी नहीं कर सकते और कहीं जाकर अपने बयानों को दे नहीं सकते, किसी भी विटनेस को थ्रेट नहीं कर सकते, भारत छोड़कर बाहर वापस जा नहीं सकते हैं किसी और अन्य देश में। तो ऐसे लोग जो जमानत मिला है, ऐसा नहीं है कि वो सही थे इसलिए जमानत मिल गया है, सशर्त जमानत मिली है, उनकी संलिप्तता पाई गई है इस केस में और ऑनरेबल कोर्ट ने कई दिन सुनने के बाद सबको ये डिसीजन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आपसे आपके पास आना चाहूँगा सर, क्या कहेंगे इन दो नए युवा नौजवानों के लिए, स्टूडेंट लीडर्स के लिए, बेचारे लड़कों के लिए जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल नहीं दिया? जी ये कोई बेचारे नहीं है और कोई नौजवान नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी पूरी जो संलिप्तता थी दिल्ली रॉयट्स में सर्जिल इमाम का और खालिद का पूरा एक्टिवली था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में ऑपरेटिंग पार्ट जो आज ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.वी. बराली की कोर्ट में ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ा गया, क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट अभी अपलोड होनी बाकी है, आई नहीं है, हम भी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या उन्होंने जो ऑपरेटिव पार्ट पर उन्होंने बताया कि प्रमा फसा केस बनता है इनके खिलाफ। इनके जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल काउंसिल थे सीनियर एडवोकेट श्री एस.बी. राजू, उन्होंने प्रॉपर वीडियो चलाई है, वीडियो और वो फॉरेंसिक से अथॉराइज वीडियो है कि ये चीज़ें वीडियो में वही है जो बोल रहे हैं। सर्जिल इमाम का असम और चिकन नेक को लेकर के दिया गया बयान और इस उमर खालिद का दिल्ली राइट्स में, और इस राइट्स के रिपरकशन में जो हुए और लोग मरे हैं उसकी गंभीरता और अपराधी गंभीरता उनकी संलिप्तता को प्रथम दृष्टया, जिसको हम प्रमा फेसा बोलते हैं, प्रमा फेसा केस मेड आउट हो रहे हैं, इस वजह से उनको जो है बेल देने से इनकार कर दिया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट जो स्टार विटनेस है, जो प्राइम विटनेस है, उनकी गवाही अगर 1 साल के अंदर प्रोसीडिंग्स हो जाए तब ये बेल पे फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक का टाइम दिया गया। और दूसरा ये 1 साल के लिए बेल भी नहीं आप फाइल करने देंगे, ये भी इसलिए तो ये लोग बोलते हैं कि संविधान की हत्या। नहीं, संविधान बिल्कुल संविधान, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को बेल तो दिया है ना आज, और वही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, आज के बेल दिया 5 लोगों, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी जो भूमिका है वो मैटर ऑफ ट्रायल है, कि मतलब कुछ थोड़ी सी कम भूमिका हो सकती है। तो ट्रायल कोर्ट के जो गवाही होगी उसमें उनकी आएगी, चीफ एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसमें वो चढ़ी आएगी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बेल जैसे आपकी विटनेस हो, रीजन भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब भी बेल अलाउ होती है उसके साथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें 12 रेस्ट्रिक्शंस आज पास हुए हैं। अब ये भी देखा जाएगा कई बार क्या होता है कि बेल देने के बाद बेल जो विटनेस होते हैं उसको लोग थ्रेट करते हैं, मेन गवाह को वो करते हैं, सबूत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो ना हो, फेयर ट्रायल हो। देखिए दोनों फेयर ट्रायल अगर एक्यूज का राइट है तो साथ साथ स्टेट की भी जिम्मेदारी है। एसएस महात्रे वर्सेस महाराष्ट्र 2011 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कभी भी बेल में मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो बेल कंसीडर कर रही हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट है एसएस महात्रे वाला, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी व्यक्ति की अगर प्राइवेसी का मामला है या मान लीजिए स्वतंत्रता की बात है, अगर वो जेल में है, साथ साथ उसकी बेल को ग्रांट करते टाइम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि जो लोक व्यवस्था है, जो पब्लिक ऑर्डर है, वो ना डिस्टर्ब हो। तो इनके ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन ये कि उस दिल्ली दंगे में इनका हाथ था, ये और आगे ना हो, इसलिए उन्होंने अभी उनको बेल देने से मना किया है। 1 साल का टाइम दिया है कि गवाही अगर हो जाए ट्रायल होना। और साथ साथ एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी कहा है कि आप चार्जशीट जो भी पेंडिंग है उसको फाइल करिए, और ट्रायल के लिए भी कहा है कि जो स्टार विटनेस हैं उनकी गवाही आप तुरंत करें ताकि फेयर ट्रायल हो सके। और अगर एक मेन गवाह की गवाही हो जा रही है तो उसके बाद आप बेल फाइल कर सकते। एक सवाल जो मेरा आप दोनों से ही है, ये अंतिम सवाल आप समझ लीजिए। एक बात बताइए, अभी जो आपने देखा बांग्लादेश के अंदर भी इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स चल रहे हैं कि हम चिकन नेक को अलग करेंगे, उसके बाद शर्जिल इमाम का भी उसी प्रकार का स्टेटमेंट। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि विचारधारा कहाँ से जुड़ती है, ये तार कहाँ से जुड़ रहे हैं कि दोनों के ही एक प्रकार के स्टेटमेंट, फिर 7 समंदर दूर मोमदानी भी उसी प्रकार की बातें करता है कि वी आर थिंकिंग अबाउट यू, ये सारे के सारे जुड़ते कहाँ से? इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस है, फोर्ड फाउंडेशन है, लेफ्ट के भारत में बैठे ही लेफ्ट के लोग हैं जो भारत के साथ रह के यहीं की मिट्टी पे पले भरे खा रहे हैं, यहीं का नमक खा रहे हैं और यहीं के तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर्जिल इमाम का तो ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर कन्हैया कुमार जो जेएनयू में है कि भाई अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको जिंदा है, तो भारत को टुकड़े टुकड़े होंगे गैंग है। तो ये सब इनका जो लेफ्ट के लोग हैं, इनका काम ही होता है देश तोड़ना, किसी भी तरीके से जो देश चल रहा है उसमें इनको बैकिंग होती है फॉरेन से फंडिंग आती है, इधर मिडिल ईस्ट से, दुबई से आती है, कतर से आती है, इधर अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन आता है। ओपन शॉट है, जॉर्ज सोरोस ने कई देशों की सरकारें गिराई हैं उसने, ये उनका है। तो इसी फंडिंग से इन लोग अपने जो ये हमेशा टारगेट करते पढ़े लिखे जो बच्चे हो तो उनकी, और वो विवादास्पद बयान दें और ताकि उससे यूनिटी टूटे देश का और सॉवरेनिटी टूटे। और ये जेएनयू, इसका मेन गढ़ तो जेएनयू है, जेएनयू में सारी चीज़ें पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, जितने सारे उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो, सर्जिल इमाम हो, सारे जेएनयू के प्रोडक्ट है। तो जेएनयू को सबसे पहले सरकार को रिव्यू करना चाहिए, जेएनयू को इस पर हाँ सैंक्शन करना चाहिए। भाई आपकी क्या उपलब्धि है, आज दिखा दीजिए जेएनयू की क्या उपलब्धि है। सारे आतंकवादी तो आपने पैदा किए, या इस तरह का बयान देने वाले जो देश से टूटे।
हाँ। भाई आपके ही तो बच्चे हैं, और ऐसा तो है नहीं कहीं और से आ रहे हैं। तो इसमें जेएनयू को वाइस चांसलर को चाहिए कि अनुशासन में कार्रवाई हो, और सरकार, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि रिव्यू बैठाएं उस पर। ठीक, आपका क्या जवाब होगा? जी, मेरा मानना है कि देश में जब आप देखेंगे कि ऐसी तमाम बयान देने वाले और ऐसे तमाम लोग जो बयान देते हैं उनको पर्टिकुलर लोग बैक करते हैं, उनके लिए मेरा कहना है कि यह देश के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अगर आप देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मानी जाएगी, वो हेट स्पीच मानी जाएगी। और इसी केस में पहले दरमियान इनका केस बना था कि ये हेट स्पीच है, जो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हम 10 लाख लोग अगर मिल जाए तो 7 स्टेट को अलग कर इसलिए टुकड़े करने, इतना हृदय प्रेम क्यों है टुकड़े करने से? देखिए, इसका साफ साफ रीजन है कि जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो रहा था, उस समय सही तरीके से विभाजन नहीं हुआ और कुछ लोग यहाँ पर रह गए जिनकी की पाकिस्तान परस्ती, बांग्लादेश परस्ती और आतंकवाद परस्ती अभी भी झलकती है, और उनका चाहना है कि इस देश में कभी भी शांति न रहे। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आज ऐसे देश जो अशांति फैला रहे हैं पूरे भारत के चारों तरफ घिरकर, और चाइना जो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश और देश के तमाम भाग पर कब्जा कर ले, वो भारत के अंदर की स्थिति खराब करना चाहता है, जिससे कि लोग आपस में लड़े, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो, और उस अविश्वास का जो पूरा फायदा है वो चाइना और अमेरिका उठाए, क्योंकि अभी भी रूस से भारत तेल खरीद रहा है और अमेरिका जानता है कि भारत इतनी आसानी से उनके बातों को, टर्म्स एंड कंडीशन को मानने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना समय दिया। तो ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और दोनों ने अपने हिस्से की राय रखी कि किस प्रकार से भारत के लिए किस प्रकार से सोच रखी जाती है, कैसे एक इस्लामिक तार जोड़ती है रेडिकल मुसलमानों की, वो भी इन्होंने समझाया। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।